हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। जीएस 2 का 2024 का यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था। एक फर्स्ट इंप्रेशन मान के चलते हैं, इसको ऐसा समझ लीजिए, और ये देखने का प्रयास करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये क्वेश्चंस हमें टैकल करने चाहिए और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। आई होप ये कम से कम आपके सामने क्लियर होगा इस वक्त। जैसे यहाँ का तो पेज ही सही से क्लियर नहीं है, बाकी हाँ नीचे शब्द आसानी से क्लियर हो जाएंगे, तो मैं बोल के बता दूंगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया था, इजी था या डिफिकल्ट था, पास्ट ईयर्स की अगर 10th की बात करें तो कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। इसके बाद एक स्पेशल सेशन जरूर करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं कि किया जाएगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक सेकेंड देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की गई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई। पूछा गया कि विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। और ये बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है। रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट दोबारा न्यूज में आई, और कि इजी क्वेश्चन है कि राइट, क्योंकि ये इतनी बार डिस्कस हुआ है क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स में, मतलब करंट अफेयर्स के फॉर्म में या यूट्यूब पे आप देखेंगे, इतनी बार ये डिस्कस किया गया कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता था। कि ये सब करंट अफेयर्स में इतनी बार रहा है तो इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए। पहले तो ध्यान से सुनिए और उसमें अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने पहले बोला कि शब्द पे ध्यान रखना है। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या करनी है, फिर उनमें अंतर स्पष्ट करना है। क्या वे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार कर सकते हैं। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार कर सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में बोला है। क्या बोला है कि एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। देखो क्वेश्चन कहाँ से, फ्रॉम जुडिशरी, चैप्टर जुडिशरी। पढ़ते समय जब हम एडीआर वाला पार्ट इसका पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जब भी आप पढ़ते हैं एडीआर वाला क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जब ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक वहां पे पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप बेसिक इतना समझते हुए चलें। अभी उसके अंदर के टॉपिक्स पे नहीं जा रहे कि उसका डिस्कशन हम करने लगे। तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, तो वहां पे हम लोक अदालत की बात करते हैं। फिर जब हम अलग से ट्राइबल पढ़ते हैं तो ट्राइबल में हम आर्बिट्रेशन पढ़ते हैं, है ना। फिर कुछ आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन, फिर आर्बिट्रेशन के लिए डेडिकेटेड एक्ट, फिर हम उसमें डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। फिर लोक अदालत से कई बार क्वेश्चन आए, तो इसमें कंपैरिजन पूछा गया है, तो ये कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लोक अदालत में हाँ सिविल केसेस ही होते हैं, तो या हम लेक्चर्स में भी बहुत, जब भी लेक्चर्स किए जाते हैं तो वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है कि सिविल केसेस के साथ साथ आप उसमें कैसे क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, और उसमें क्रिमिनल केसेस और उसमें फिर डिफरेंस क्या क्या होता है ये भी डिस्कस किया जाता है। जो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। फाइनल इन द सेंस कि वो जो आर्बिट्रेशन बोर्ड वो जो अवार्ड देगा, जो भी डिस्कशन देगा वो एक तरीके से बाइंडिंग होगा। लेकिन हाँ ये जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस होता है कि उसमें फिर आपस में कंसेंसस की बात की जाती है, फिर बेस मतलब उसमें आपस में सहमति बनी, उसके बाद सहमति बनाई जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं डिसीजन फाइनल होता है। फिर वो खैर उस डिटेल डिस्कशन के बाद उस पे हम उनमें कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कीवर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन एंड कीवर्ड्स क्या एक्सप्लेन करना है, डिस्टिंग्विश क्या करना है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। और फिर कहीं ना इसको मॉडल आंसर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक मैं आपको इसी बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। किससे? कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई। कैबिनेट सिस्टम हैज पार्शियली रिजल्टेड इन द marginalization of the पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब इस क्वेश्चन को इल्यूसिडेट करने के लिए बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए बोल रहा है बालक? इल्यूसिडेट करने के लिए बात कर रहा है। सुप्रीमेसी पॉलिटी का एनालिटिकल एक्सपेक्टेड कैबिनेट सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है और ब्रिटेन में भी फॉलो होता है। तो कैबिनेट की सुप्रीमेसी से अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उन्हीं के पास केवल एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव पावर भी, उसमें भी एक डोमिनेंस होता है जो मेंटेन करना है। तो पार्लियामेंट में सुप्रीमेसी का एक
ये हो रहा है कि इसको डिस्कस करना है। तो कुछ एग्जांपल देके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक क्वेश्चन पूछा, जैसे क्या पूछा, इसको एग्जांपल देके हम कवर कर सकते हैं। अब उससे एग्जांपल देके क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से किससे क्वेश्चन है, सीएजी से, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। डिटेल्ड क्वेश्चन, द ड्यूटी ऑफ द कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मेनली टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थीम्स पे क्वेश्चन है ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक गवर्नेंस पे क्वेश्चन क्या आया कि स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। गवर्नेंस से क्वेश्चन है या नहीं? आप एक बार इसको पढ़ें, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना था, मैंने यही बोला था वीडियो पॉज करके कम से कम क्वेश्चन पढ़ें। मैं आपको एक थीम बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको थीम बताना चाह रहा हूं वो मैं थीम क्या बता रहा हूं। क्वेश्चंस कैसे कितने हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से 9 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, सोशल जस्टिस से 3 क्वेश्चन और आईआर से 4 क्वेश्चन है। और ठीक है देखो, और एक ठीक से मेजर थीम्स की बात करें तो ऑलरेडी यूपीएससी फेडरलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट सिस्टम या कुछ ऐसे थीम्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनाता रहता है, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम में पूछती रहती है यूपीएससी। इलेक्शंस पे, जैसे इलेक्शन ईयर था तो इलेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ गया, ऑर्बिटेशन से क्वेश्चन आ गया, कैबिनेट सिस्टम, सीएजी से, लोकल बॉडीज से, राइट टू प्राइवेसी से, फेडरल से। अब ये थीम मैंने देखी, हम लोगों ने देखी ना थीम, देखो यहाँ पे सीएजी से क्वेश्चंस भी आया, इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आया, देख रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने क्वेश्चन खुले हुए हैं, आपके सामने क्वेश्चन खुले हुए, अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो आप बोलो ना, आपके सामने क्वेश्चन खुले हुए। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्वेश्चन है या नहीं, देखो ध्यान से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्वेश्चन है। उसके बाद लोक अदालत, आर्बिट्रेशन से क्वेश्चन आ गया, फिर कैबिनेट सिस्टम से क्वेश्चन है या नहीं, फिर उसके बाद देखें कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल से क्वेश्चन है या नहीं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो फिर अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो ध्यान से, गवर्नेंस से जुड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे सीएजी से क्वेश्चन, भाई मैंने बताया सीएजी से क्वेश्चन, लोकल बॉडी वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट देखें तो एनालाइज करने के लिए बात कर रहा है। इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें, इसका लोकल बॉडीज का सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चंस कर देखें तो उसमें एनालाइज करने के लिए बात कर रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन द प्रोवाइडेड गवर्नेंस एंड लोकल लेवल। लोकल लेवल पे बात कर रहा है, गवर्नेंस पे, लोकल लेवल पे एनालाइज करने के लिए बात कर रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन द प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, है ना, कहीं ना कहीं एनालाइज करने के लिए बात कर रहा है। तो ये डायरेक्ट वाला सवाल था, सबको पता होता है, लेकिन हाँ जो सेकेंड पार्ट है, ब्रिंग आउट, सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्रिंग आउट द प्रोस एंड कॉन्स, ब्रिंग आउट प्रोस एंड कॉन्स की बात कर रहा है कि विश्लेषण करना है, उसके बाद उसके फायदे और नुकसान को भी स्पष्ट करना है, इसके बारे में बात की गई है ना। अब देखो ध्यान से सुनने में जो बोल रहा हूं कि अगर हम पंचायती राज को अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसको मर्ज कर देंगे तो उसके प्लस पॉइंट क्या होंगे और उसके निगेटिव पॉइंट क्या होंगे, यानी आपकी समझ इस प्रकार से, विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस इन द चैलेंज विच वी फेस रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। और पंचायती राज का जो आइडिया है, जस्ट पब्लिक फैसिलिटी, इफेक्टिव मैनर में, जैसे मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक डिजिटलाइजेशन का आइडिया जो है, और उससे सब्सटेंशियलनेस की जो उसका जो एग्जीक्यूटिव यू कैन आइडिया, जैसे उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि उसका रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रोज एंड कॉन्स में डेडिकेटेड होना चाहिए, है ना। तो उसका प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, गुड गवर्नेंस लोकल लेवल पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। इस सेंस में अगर आप करते हैं तो बहुत इजीली आपको इसमें नंबर टैकल हो सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है।
जहाँ जैसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट की हम बात क्या क्या करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास फंड है, जहाँ पर वहाँ पर गैप होता है और वहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का रोल आता है। जहाँ पे गैप है वहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का रोल आता है। एग्जैक्टली उस पर आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है। और पब्लिक इश्यूज की बात करें तो आपको कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने पड़ेंगे। पॉवर्टी को भी लेकर, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने चाहिए, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने चाहिए, और पॉलिसी से रिलेटेड भी एग्जांपल्स आपको कहीं ना कहीं कोट करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि निर्धरता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहले तो आप एक्सप्लेन करें, उसके बाद वे फॉरवर्ड में आपको बताना है। जैसे प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है, पहले तो आप इस सिद्धांत के बारे में बताएं, एक्सप्लेन नहीं करना है, क्या अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्ण सकारात्मक बनी रहे, उसकी विवेचना करनी है, उसको डिस्कस करना है। गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन से? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, गवर्नेंस में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इस कथन की हमको व्याख्या करनी है इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना की सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रेटेजिक अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में इस इंटरनेशनल रिलेशन को हमें क्वेश्चन को टैकल करना होगा, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ आया नहीं? आप मुझे ये बताइए। देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आईआर का, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो नेक्स्ट, ध्यान से सुनेगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। जो ये नेक्स्ट आपका आईआर का क्वेश्चन है, ये इंडिया चाइना की पासिंग स्ट्रेटजी पर क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि पहले इसको रीड करो आप लोग। The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's सप्लाई चेन। पश्चिम भारत को चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। ध्यान से, पश्चिम भारत को, समझ आ रहा है? वेस्ट की बात कर रहा है, वेस्ट इंडिया को चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के लिए उसके राजनीतिक, यानी पश्चिम भारत को, वेस्ट भारत को चीन की सप्लाई चेन पर क्या करना है? निर्भरता कम करने के लिए बोल रहा है। चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के लिए बोल रहा है और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इसको आपको काउंटर फेस, उसमें काउंटर के उसमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको। सबसे पहले तो आप यह देखेंगे, फिर तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर भी आपको प्रकाश डालना है। इससे रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन कहीं ना कहीं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम में घुमा के पूछे जा सकते हैं आपसे। घुमा के पूछे जाने का मतलब क्या? देखो कई बार हो सकता है कि काउंटर चाइना पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक चीज और ध्यान में रखिए, ऐसा हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को केवल यूएस सेंट्रिक लिखें, क्योंकि आप जनरली यूएस सेंट्रिक पढ़ते हो, तो आप इसके पहले वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप उस सेंस में भी इसको लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक ही सेंस में नहीं लिखना, सप्लाई चेन के सेंस में सिर्फ नहीं लिखना, यूएस के सेंस में नहीं लिखना, आपको इस सेंस में लिखना है कि आपको सारे डायमेंशंस आपके कवर हो कहीं ना कहीं। आपके सारे सेंट्रल रीजन से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस आप रखें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही डायमेंशन पे क्वेश्चन नहीं लिखना। पहले तो जिस डायमेंशन में पूछा गया उस डायमेंशन पे आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ ही साथ और डायमेंशन उसके कवर करते हुए आपको चलना पड़ेगा। आपको उसके और भी डायमेंशंस आपको साथ में कवर करने पड़ेंगे।
अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कर पा रहे हैं, और कैस्पियन एनर्जी रीच रीजन वी नीड एक्सेस ऑफ तुर्कमेनिस्तान गैस याद आ रहा है, टॉपी पाइपलाइन कुड नॉट फॉर्मलाइज एंड देन वी आर फोकसिंग अल्टरनेटिव फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव लेवल, फोकसिंग ऑन दिस नेक्स्ट, जैसे उसके बाद with respect to connectivity also focusing on global stage house Russia India and or alignment with central region is necessary। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, तो मोदी जी की यात्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो कहीं उस तरीके का स्ट्रेटेजिक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको उस सेंस में लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? अब ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं उसी सेंस में क्वेश्चंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड इन्फोर्स द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। सबसे पहले तो एक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2 ऑफ कवर्ड अंडर द एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, एजुकेशन वाला पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है कि प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या करनी है इसकी डिटेल्ड, और इस संदर्भ में गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की भी चर्चा करनी है। राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल 31 से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या चेंजेस हुए? और संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच, आप देखो अगर क्लासेस करेंगे तो वहां से कवर हो जाएगा, न्यूज़पेपर में डेली आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स जो आते हैं ना, इसको वहां से कवर कर सकते हैं। जैसे अगला, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण इसके परिणाम स्वरूप, देखो पहले तो हाँ पीआईएल की वो स्पष्ट कीजिए, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? अगर हाँ तो एग्जांपल देके बताएंगे इस वजह से, और अगर नहीं तो उसका भी एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना करनी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन। और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ इसकी तुलना करनी है, ठीक है। सेकुलरिज्म का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फिर कंपेरिजन करने के लिए बात की जा रही है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। द सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन, सिटीजन चार्टर की बात कर रहा है। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी, देखो पहला तो स्टेटमेंट है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, ये स्टेटमेंट है। अब उसके आगे क्या, बट इसे भी, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करें सबसे पहले, और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। और कुछ पहले तो वो भूमिका निभाओ, व्यापक भूमिका निभाने के बारे में बताना है, उसके बारे में बताना है। फिर कुछ ऐसे उपाय बताने हैं आपको जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके, यानी ग्रास रूट लेवल तक कर सके। In a crucial domain like a public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization. Marketization का क्या adverse impact क्या हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, मार्केटिंग की वजह से क्या दुष्प्रभाव हो रहा है अपने हेल्थ केयर सिस्टम से, उसको पहले तो रोकने के लिए आप पहले क्या करने वाले हैं,
तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या दिखा गया कि उसके रोकना है तो उपाय सुझाइए और कुछ ऐसे वो उपाय बताइए कि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। तो आपको ई गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। पहला तो स्टेटमेंट, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं, इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, देखो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं। ई गवर्नेंस में बहुत सारी अंतर क्रियाएं हैं। ई गवर्नेंस में बहुत सारी अंतर क्रियाएं हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव मोड सर्विस मॉडल का मूल्यांकन करना है। अब ये अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। स्टेटमेंट है पहला तो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति, पहले तो अब इस कमेटी के बारे में, ठीक है ध्यान से, स्टेटमेंट, अब इस कमेटी के बारे में और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। इस कमेटी का मूल्यांकन करें सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति, फिर उसके बाद उससे संबंधित जो निकाय हैं यानी प्रभावशील, उनसे संबंधित जो भी बॉडीज हैं उनसे संबंधित आपको उसका क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसकी प्रभावशीलता का, कि वो आतंकवाद को कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है, इवेलुएट करना है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा करनी है। भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा करनी है। किस लिए? वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित। अब इन दो पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। जैसे अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टेररिज्म पे था ना, पहला स्टेटमेंट हो गया, टेररिज्म हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी and its associated bodies in the addressing and mitigating this threat at the international level. And second question, 20 क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके लिए ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए और आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। इनको भी टैकल करते हुए आपको आंसर लिखना है। डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया। ठीक, अब देखो मालदीव्स को लेके भारत के वैश्विक व्यापार यानी कि जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक जैसे कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो को लेके मालदीव किस लिए इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए, फोकस किस पे करते हुए, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी पे फोकस करते हुए, ठीक है। और इसे भी डिस्कस करना है कि रिलेशनशिप इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, किसका, मालदीव का इंडिया से रिलेशनशिप कैसे, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन है और सिक्योरिटी का ये कुछ कॉन्टेक्स्ट लेते हुए आ रहा है। और अगर आप उसको डायमेंशन से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे आपसे डिस्कस करना था वो यही था कि क्वेश्चंस बहुत डाइवर्स नेचर का है अपने आप में, क्वेश्चंस अपने आप में बहुत डाइवर्स नेचर के हैं। इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, कंटेंट की डिमांड करते हैं, डीप स्टडी की डिमांड करते हैं, ऊपर ही पढ़ के नहीं होता। और आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आंसर आपका एक स्ट्रक्चर में आना चाहिए। इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू एवरीवन।